आज सुबह से ही मीना का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा था। वह सीधा रसोई में गई और अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। आज उसने किसी से ना तो बात की, ना ही जाते वक्त कुछ कहा। घर वालों ने उससे बात करने और उसका मूड खराब होने का कारण जानना भी चाहा, लेकिन वो बिना कुछ बोले सीधा निकल गई। अब घर में भाभीियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई कि आज ननंद रानी को क्या हो गया, किस बात से ऐठी हुई है। मीना की माँ निर्मला देवी भी आज मीना के इस बर्ताव से दुखी तो थी, लेकिन बहुओं की कानाफूसी जब उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने मीना का पक्ष रखते हुए सबसे कहा कि मीना के ऑफिस में ज़्यादा काम आन पड़ा है, क्योंकि कुछ स्टाफ छुट्टी पर हैं, तो मीना को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव तो होना लाजमी है। हालांकि माँ ने घर में मीना की बात अपनी तरह से संभाल तो ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आज मीना को हुआ क्या है। शाम में मीना से बैठकर उसकी समस्या पूछने और उसका हल करने की बात सोचकर मीना की मां निर्मला देवी मंदिर की ओर चली गई। दूसरी तरफ मीना ऑफिस में बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी। तभी उसके साथ काम करने वाली उसकी सहेली निशा ने उसे हेलो बोलकर चौंका दिया। मीना को चौंकते देख निशा ने अपनी आदत अनुसार मजाक किया और कहा कि अरे, किसके ख्यालों में खोई हो? कौन है वो राजकुमार जिसे याद करते करते इतना खो गई कि हमारे हेलो से चौंक उठी? हमें भी नाम बताओ। मीना को निशा की ये बात नागवार गुजरी और उसने सख्ती से कहा कि निशा, आज के बाद मेरे सामने किसी राजकुमार या प्यार मोहब्बत का नाम ना लेना। मैं इन सब में नहीं मानती। मैं यहाँ तक काम करने आती हूँ, किसी राजकुमार के सपने देखने नहीं। निशा को मीना से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। निशा ने आगे कोई बात ना करते हुए अपनी कुर्सी संभाली और काम में लग गई। मीना भी ऑफिस की फाइल बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन रह रहकर उसे कल रात रसोई में चल रही भाभीियों की बात चुभती जा रही थी। वो चाहकर भी भाभीियों की बातों को भुला नहीं पा रही थी। उसका दिल उसे अंदर ही अंदर रुलाए जा रहा था। शाम को जैसे ही मीना घर वापस आई तो आदतन माँ के पास ना जाकर अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। माँ पीछे पीछे मीना के कमरे में आई और उसे सामान पैक करते देख बोली कि बेटा, क्या तुम ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रही हो जो कपड़े पैक कर रही हो? और ये क्या, तुम तो सारी अलमारी ही पैक करने पर लगी हुई हो और आज ऑफिस से आकर मेरे पास ना आकर तुम सीधा अपने कमरे में आ गई। हुआ क्या है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बताओ। अब तक मीना के दिल में बह रहे आंसुओं ने आंखों से बहना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। ये देखकर माँ निर्मला देवी घबरा गई। उन्होंने मीना को संभालते हुए उसे पानी पिलाया और कहा, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। तब मीना ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं मानती हूँ कि राजेश पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस वक्त मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और भेड़िए की शक्ल में छुपे राकेश को ही अपने सपनों का राजकुमार मान बैठी। आप लोगों के खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी की। आप लोगों से रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन शादी के बाद जब राकेश की असलियत और उसकी आवारगी मेरे सामने आई तो मैं ठगी सी रह गई। मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा था। उसकी मार खाती रही। उसके साथ आने वाली गलत लड़कियों को अपनी आंखों के सामने अपने कमरे में जाते देखती रही और कुछ ना कर सकी। मेरा वहाँ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी और वहाँ से निकल कर जाती तो कहाँ जाती। मैं आप सबके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन किस मुंह से वापस आती, यही सोचकर मैं उसी घर में पड़ी रही। लेकिन जब एक दिन उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और पड़ोसी मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इतनी मार खाने से मैंने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया है। उस वक्त मैं टूट गई और तब जाकर मैंने आपको फ़ोन कर वहाँ बुलाया। आप और पापा मेरे एक फ़ोन पर अगली ही ट्रेन से मेरे पास आ गए। पापा ने आते ही सबसे पहले राकेश को पुलिस के हवाले किया। आप दोनों ने मेरा हॉस्पिटल में दिन रात ध्यान रखा। मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि मैंने आपका कितना दिल दुखाया था, आप सबकी कितनी जग हंसाई कराई थी।
मैंने ठीक होने पर सिर्फ एक बार कहा कि पापा, क्या मैं वापस घर आ सकती हूँ? तो पापा ने कहा, बेटा, घर की दहलीज, घर का आंगन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे आज भी उस घर में उतने ही हक है जितना पहले था, और आप लोग मुझे वापस घर ले आए। आप दोनों ने न समाज की परवाह की, न उसकी तानों की। भाइयों को भी आप लोगों ने समझा दिया। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरी हालात देखकर आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलने जुलने को कहा। पापा ने मेरी जॉब लगवाई, जिससे मैं व्यस्त रहने लगी और धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन आज फिर वही सब मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। माँ, इतना सब कहने के बाद मीना फिर से रोने लगी। तब मीना की माँ बोली, बेटा, क्या हुआ है? आज तो दोबारा से वो सब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? वो बातें बीत चुकी हैं, तो तू भी अब गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर। जो बीत गई सो बात गई। अब तू सिर्फ हमारी वही बेटी है जो इन हादसों से पहले थी। अब उन बातों को कोई याद नहीं करता। नहीं माँ, ऐसा आपको लगता है कि अब कोई उन बातों को याद करके मेरा मजाक नहीं उड़ाता। आज भी उन बातों को याद करके गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और इसी घर में उखाड़े जाते हैं। मीना ने माँ से कहा, मुझे बता बेटा, किसने क्या कहा है और कौन है जो इन गड़े मुर्दों को फिर से उखाड़ रहा है? नहीं माँ, रहने दीजिए। अगर मैं बताऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं आपके कान भर रही हूँ और आपको सबके खिलाफ भड़का रही हूँ। आप सिर्फ इतना जान लीजिए माँ कि एक बार मैंने अपनी बेवकूफ़ी में ये घर छोड़ा था। आज अपनी समझदारी में इस घर से विदा ले रही हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ माँ, लेकिन आप और पापा फिक्र ना करना। मैं आप लोगों के आसपास ही रहूँगी। मेरे ऑफिस के सामने ही मैंने एक घर किराए पर ले लिया है और आप में से कोई भी कभी भी मेरे पास मेरे घर आ सकता है। पहली बार घर छोड़ते वक्त मैं कमज़ोर थी, आज मैं मजबूत हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। लेकिन माँ, मैं हूँ तो इंसान ही ना, और गलती इंसान से हो जाती है। मैंने भी कर दी, लेकिन एक औरत कभी दूसरी औरत का दर्द क्यों नहीं समझ पाती? क्यों एक औरत ही दूसरी औरत के जख्मों को कुरेद कर ठहाके मारती है? हम औरतें ही क्यों एक दूसरे का मजाक बनाती हैं? मैंने अपना सच्चा प्यार झूठा साबित होते देखा। मैंने अपने शरीर पर 100 जख्म बनते देखे। मैंने अपने बच्चे को अपने पेट में ही मरते देखा। क्या इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है मेरे लिए? इतना कहकर मीना माँ से लिपट गई और जोर जोर रोने लगी। मीना की भाभियाँ, जो काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी, वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और आकर मीना के कदमों में गिर गई और बोली, दीदी, हमें माफ़ कर दो। हमसे गलती हो गई। हम आपका दर्द नहीं समझ पाए। हम खुद औरत हैं और एक औरत के जख्मों को खुदेरते रहे। मीना की माँ के पूछने पर उसकी भाभी ने बताया कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली और कोई नहीं, वो दोनों ही थी। कल रात वो दोनों मीना के पिछले जीवन को लेकर उसका उपहास कर रही थी और उसे भला बुरा कह रही थी। शायद तब मीना ने उनकी बातें सुन ली। इतने में मीना के पिता और भाई भी कमरे में आ चुके थे। उन्होंने दोनों भाभियों को लताड़ते हुए कहा कि आज के बाद घर में इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। दोनों भाभियों ने सभी घर वालों और खासकर मीना से दोबारा माफ़ी मांगी। मीना ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन अलग रहने के फैसले को लेकर वो अड़ंग रही। उसका कहना था कि वो खुद भी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। मीना की माँ ने उससे जाने से मना किया, लेकिन पिता और भाई ने कहा कि मीना को जाना तो होगा इस घर को छोड़कर। ये सुनकर मीना की माँ और भाभियाँ और खुद मीना भी चौंक गई। तभी पिताजी ने मीना को सीने से लगाते हुए कहा कि उनके दोस्त का बेटा आशीष मीना से शादी करना चाहता है और उसे सब सच मालूम है, लेकिन फिर भी वो मीना से शादी करना चाहता है। मीना की माँ बोली, लेकिन कल को अगर उसने मीना की बीती जिंदगी को लेकर कुछ कहा तो? इतने में आशीष ने अचानक पीछे से आकर कहा, आंटी, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? पिछली बातों में मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मीना से बचपन से प्यार करता हूँ और इसके अलावा कुछ याद नहीं। घर वालों ने मीना की तरफ देखा तो उसने भी मुस्कुराकर अपनी मौन सहमति दे दी। आज मीना की जिंदगी एक नई शुरुआत कर रही थी और अब उसे यकीन था
कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेगा।